हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू प्री मिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो भी रिलेटेड है आज के न्यूज़पेपर से। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। एज यू नो कि भाई हम यहाँ पे कई बार मेंस वैल्यू एडिशन को भी ऐड करते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा मिले हमें जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे इस आर्टिकल को देखो, इसरो टू लॉन्च न्यू सैटेलाइट ऑन Feb 14। तो Feb 14 को जब लॉन्च होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो दोबारा आर्टिकल न्यूज़ में आएगा, उसकी डिटेल और ज़्यादा आएगी, तो हम दो बार टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, एक बार ही करेंगे पूरी डिटेल में। ठीक है जी। यहाँ पे जजेस मस्ट नॉट बी स्वेड इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी, यहाँ पे रिसेंटली कोर्ट ने कहा है। इसके ऊपर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई डेथ पेनल्टी जो है वो जरूरी है या नहीं है ना, एज ए डेटरेंट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं कि आपको कोई, मान लीजिए किसी ने क्राइम किया तो आपको जजेस को बोला कि ऐसा नहीं कि आपको लगे कि यार ये हेट के सेंस के अंदर आप उसको डेथ पेनल्टी दे दो, क्योंकि जो पिनोलॉजी है ना, वो प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ की भी बात करती है, उसकी फिलॉसफी के ऊपर काम करती है। तो आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, तो नेसेसरी नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी को डेथ पेनल्टी दे दी आपने, अब उसकी लाइफ ही चलेगी तो वो सुधरेगा क्या, है ना। तो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर कुछ चांसेस रहते हैं। तो ये इस कंटेक्स्ट के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपने ये कोट करना है, बस उसके अंदर आइडिया हमें क्या मिलेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। दूसरी बात है, वहाँ पे जब यूपीएससी पूछेगी डेथ पेनल्टी को, नेचुरली यूपीएससी का ये चाहती है कि हमने वो एक क्वेश्चन पूछा है डेथ पेनल्टी के ऊपर, तो वहाँ पे आपको अगर जो स्टूडेंट इस बात को कोट करेगा जिसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो यूपीएससी चाहती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, हिजाब पिटीशन टू लार्जर बेंच, ये हमने कल टॉपिक कवर कर लिया है ना। जब इसके अंदर कोई अपडेटेशन आएगी उसके ऊपर बात करेंगे। अब दूसरी बात, बहुत से जैसे स्टूडेंट ऐसा बोलते थे कि सर एमसीक्यू पहले करवाओ, दूसरे बोलते थे एमसीक्यू बाद में करवाओ, है ना। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, एटलीस्ट पहले टॉपिक पढ़ लें, फिर हम ट्राई करेंगे कि क्या हम वो उसको रिटेन कर पाए। नहीं, तो हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं। पहले आपको क्वेश्चन दिखेगा, जो स्टूडेंट चाहते हैं पहले क्वेश्चन करना है वो वहाँ पे वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आंसर मैं उसका एक्सप्लेनेशन के बाद बताऊंगा। और जो स्टूडेंट ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो सीधा ही एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद जो एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। दोबारा क्वेश्चन वहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, अभी इसको पढ़ूंगा ना, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करो और जिन्होंने पहले करना वो कर लो। साइंटिस्ट सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी। ओके, यहाँ पे इस टॉपिक को पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, एक होती है फिजन जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जैसे ठीक है आपने यूरेनियम 235 से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, स्मॉल पार्टिकल के अंदर ब्रेक करते हैं, क्रिप्टॉन बेरॉन वगैरह के अंदर यहाँ पे ब्रेक करते हैं। मतलब यहाँ पे लार्जर पार्टिकल डिवाइड होता है फिजन के अंदर। दूसरा होता है फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर स्मॉल को हम कंबाइन करते हैं, जैसे स्टार है, सन है ना, तो इनके अंदर ये होता है। अब जैसे हाइड्रोजन है, उसके आइसोटोप है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है जिसका, अलग अलग न्यूट्रॉन है। जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अब इनको बेसिकली यूज किया जाता है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम को कंबाइन करके हीलियम बनाया जाता है और न्यूट्रॉन वहां से निकलता है। दोनों का कंपैरिजन क्या है कि जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन, इसके ऊपर हमारे रिएक्टर चलते हैं। यूरेनियम है आपको चाहिए, है ना। एक तो भाई न्यूक्लियर मटेरियल यूरेनियम इतनी जल्दी मिलता नहीं। दूसरा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थोरियम जो है इंडिया के अंदर इतना है, तो भाई थोरियम हम क्यों नहीं यूज करते, यूरेनियम 235 हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, एक तो यूरेनियम 235 ईजिली जो है वहाँ पे ब्रीडर रिएक्टर आपको लगाना पड़ेगा थोरियम को कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यूरेनियम 235 को। दूसरा मार्केट के अंदर ही इसकी जो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू थोरियम, जो टोटल नेट कॉस्ट आती है वो भी थोड़ी कम आती है, ऐसा न्यूज़ के अंदर है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि फिजन के अंदर एक तो आपको मटेरियल चाहिए, दूसरा जो वेस्ट जनरेट होता है ना। अब उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट के साइड में वहाँ पे हो सकता है फैसिलिटी क्रिएट करे पानी की, उसके अंदर जो वेस्ट है उसको कितने सालों तक पानी के अंदर रखते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना। आप ग्लास के अंदर मिक्स करके उसको रॉक के अंदर, ऐसी रॉक जहाँ पे इरोजन ना होता हो, जमीन के अंदर वहाँ पे उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि विद द टाइम वहाँ पे इरोजन थोड़ा बहुत हो जाता है। कुछ ने बोला कि इसको समुद्र के अंदर रख दो नीचे, कुछ ने बोला इसको स्पेस के अंदर ऑर्बिट के अंदर घुमाते रहो,
है ना। तो अलग अलग आइडियाज दिए गए लेकिन ये माने नहीं। तो यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर हो सकता है। तो फिर साइंटिस्टों ने बोला कि यार हम फ्यूजन के ऊपर क्यों ना काम करें, जहाँ पे सन वगैरह है। यहाँ पे इसका देखो जो सोर्स है ना, आपको हाइड्रोजन वगैरह चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे पोल्यूशन भी उतना वहाँ पे उसके कंटेक्स्ट के अंदर बहुत कम है, ठीक है। तो तीसरा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत जनरेट होती है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको पहले इनिशियली टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर पहले क्या होता है, फिजन रिएक्शन चलती है। फिजन क्या करती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करती है। अब उस टेम्परेचर इंक्रीज के बाद में वहाँ पे फ्यूज़न होती है, ठीक है जी। तो फिर दोनों प्रोसेस वहाँ पे चलती है, तो फ्यूज़न फिर होती है। तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर इंक्रीज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि हम इसके ऊपर बहुत सी स्टडी कर रहे हैं, ये है बेसिक इसका। अब चलते हैं टॉपिक। साइंटिस्ट ने अभी फ्यूज़न एनर्जी का नया रिकॉर्ड बनाया, ठीक है जी। यहाँ पे जनरेट किए हैं 59 मेगा जूल्स ऑफ सस्टेन्ड एनर्जी, जो पहले से ज़्यादा इन्होंने किया है। ओके, अब यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूजन फ्यूल कंटेन 10 मिलियन टाइम्स एज मच एनर्जी एज 1 किलोग्राम ऑफ कोल, ऑयल या गैस। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी। ड्यूटेरियम ट्रिटियम के बारे में बात होगी अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैसिलिटी बनाएंगे जहाँ पे वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, ITER। फ्रांस के अंदर है दोस्तों। इसके अंदर इंडिया भी जो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को करता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा चाइना का भी अपना चल रहा है। ईस्ट चाइनाज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। टोकामक बेसिकली मशीन होती है, इसके अंदर काम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट जो है वो चाइना का है। रिसेंटली ये भी न्यूज़ में था, न्यूज़ में हमने कवर भी किया था इस टॉपिक को। उन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्परेचर जो रेज करना था, मैंने आपको बताया जो प्री कंडीशन है, इन्होंने सन से भी ज़्यादा, जितना टेम्परेचर सन का है उससे भी ज़्यादा इन्होंने अचीव किया अर्थ के ऊपर। सो यूपीएससी ये भी बोल सकती है कि जो अर्थ के ऊपर है, सन से ज़्यादा टेम्परेचर हम अचीव नहीं करते, तो लेकिन इन्होंने अचीव किया है, ठीक है दोस्तों। 10 टाइम्स मोर हॉटर देन सन। अब ये वाला इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सन के नाम से भी फेमस है। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन न्यूक्लियर फ्यूजन 2 न्यूक्लियाई कंबाइन टू प्रोड्यूस हैवी न्यूक्लियस, whereas in nuclear fusion heavy nuclei break up into smaller one. Energy from nuclear fusion causes less pollution as compared to nuclear fission. ITER located in France is based upon fusion, which is also a source of energy source for the sun and stars 1 and 2, 2, 3, 3, 1 and 3. अब आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, हमने इसके बारे में सारे फैक्टर पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन जो है ना, दोनों इकट्ठे एक स्टेटमेंट में आए, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि भाई हम इसको उल्टा कर देते हैं, है ना, एक पूछ लिया चलो एक हमें याद है, तो वहाँ पे आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट उल्टी है, ठीक है जी। फ्यूजन के अंदर तो मिलते हैं, वेराज फिजन के अंदर ब्रेक होते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सेकेंड एंड थर्ड इज राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, जो लोग पहले चाहते हैं सॉल्व करना वो स्टॉप करके यहाँ पे कर सकते हैं। द हिंदू के अंदर आर्टिकल है, इंक्वायरीज कैरीज आउट कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। यहाँ पे कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की बात हो रही है। पहली बात तो आपको यूपीसी सीधा पूछेगा कौन रिलीज करता है, किसने प्रिपेयर किया, इनक्वायस ने। इसके साथ साथ एटलस है जिसके अंदर मैप्स हैं इतने स्केल के ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक का मतलब 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर है, दैट इज इक्वल टू दिस मच 1 किलोमीटर, ठीक है जी। जो ग्राउंड के ऊपर 1 किलोमीटर है, वहाँ पे मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर से बताया जा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो कोस्टल वल्नरेबिलिटी है, तो इसके कंटेक्स्ट के अंदर जो बहुत से आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कोस्टल एरिया के अंदर क्या क्या वल्नरेबल है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर इन्होंने इसके ऊपर बात की है। और अलग अलग जो कोस्टल स्टेट है उसकी वल्नरेबिलिटी बताई है कि कितना एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे बहुत से फैक्टर लिए गए, टाइटल रेंज से वेव हाइट, कोस्टल स्लोप, है ना। अब जैसे मान लीजिए सी लेवल राइज हुआ, उसका इम्पैक्ट इन सभी फैक्टर को हिसाब से कौन सी कोस्टल स्टेट के ऊपर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो इन्होंने एस्टिमेट यहाँ पे किया और इससे हमें कुछ फैक्टर मिले। अब यहाँ पे यूपीएससी मेंस के अंदर जब क्वेश्चन आता है हमें कोस्टल वल्नरेबिलिटी, भाई इंडिया का इतना जो कोस्टल एरिया है ना, तो उसके क्योंकि एक तो आपको पता है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, जिसकी वजह से क्या है कि जो
क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे सी लेवल राइज तो करते ही करता है, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे वाटर एक्सपेंशन भी होती है क्योंकि सन है ना, उसकी वजह से अलग और लेवल राइज करता है। तीसरी बात है बहुत पॉपुलेशन है। चौथी बात है वल्नरेबल, इतनी कोस्ट लाइन है, वहाँ पे इतनी कम्युनिटीज़ है जो आपको बहुत रिच नहीं है ना। तो ये सारे फैक्टर जो हैं हमें वल्नरेबल बनाते हैं, ठीक है। अब गुजरात की 124 किलोमीटर जो कोस्टल जोन है इज गोइंग टू फैक्टर और 5.35%, तो आपको परसेंटेज याद कर लेनी है मेंस के कंटेक्स्ट के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर 1.22% है, कर्नाटका गोवा के अंदर 9.54 है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, बस थोड़ा सा आइडिया लेना, जो मैक्सिमम जिसके अंदर परसेंटेज है वो आपने याद कर लेना। इसके अलावा मल्टी हैज़ार्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी इसके अंदर की गई, उसका स्केल अलग है, ठीक है जी। इनक्वाइस के बारे में पढ़ते हैं। इनक्वाइस क्या है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर ऑटोनोमस बॉडी है, ये अर्ली वार्निंग, सुनामी आ गई, ये वो सारी वार्निंग सिस्टम ये बताती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक फार्मूला है रिस्क का, मतलब है ना, रिस्क क्या होता है, रिस्क होता है हैज़ार्ड प्लस वल्नरेबिलिटी। कितने वल्नरेबल, जैसे मैं बोलता हूँ फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्या है, फिजिकल वल्नरेबिलिटी है आप बोलते हो हाउसेस के बेस के ऊपर, है ना। एक तो बहुत लोग अंबानी है, उसका घर बड़ा है ना, वहाँ पे वल्नरेबल बहुत कम है। दूसरा जो कोस्टल एरिया के अंदर कच्चे घर बने हुए हैं, अब थोड़ा सा साइक्लोन वगैरह कुछ आ गया तो उनको हार्म होता है, तो उस लेवल के ऊपर फिजिकल। अगर सोशल देखें तो सोशल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे चिल्ड्रन है ना, अपने ओल्ड एज, ये ज़्यादा वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन। सिमिलरली रिच वर्सेज पुअर, है ना, पुअर ज़्यादा वल्नरेबल है। सिमिलरली आप कास्ट के ऊपर भी कर सकते हो, है ना, कोई कुछ कास्ट है जो ज़्यादा वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी और हैज़ार्ड दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है दोस्तों रिस्क। रिस्क मतलब जो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे रिस्क को हम ऐसा ले सकते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। हैज़ार्ड क्या होता है, पोटेंशियल है जो हार्म करने, जैसे सुनामी है, पोटेंशियल है। हैज़ार्ड के बाद अगर वो वहाँ पे डिज़ास्टर होता है, मतलब जब लॉस होता है तो वो डिज़ास्टर बनता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है हैज़ार्ड हमेशा जो डिजास्टर बने, डिपेंड करता है कितनी पॉपुलेशन वल्नरेबल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया कोस्टलाइन वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय इनक्वाइस। सेकंड, इनक्वाइस इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। थर्ड, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो आपने सॉल्व करनी है दोस्तों तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन पहली दो के बेस के ऊपर हम आंसर उसका निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो हमने मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत है, ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी निकल गई, तो यहाँ पे बचा है 1 या 1 एंड थर्ड। तो यहाँ पे आपको कोस्ट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 ओनली इज द राइट आंसर, कोस्ट लाइन। वैसे अंडमान निकोबार अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात की जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, उसके बाद तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 ऊपर वाले याद कर लेना तो बहुत है। ओके, तो यहाँ पे ये डेटा है, आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ऊपर है दोस्तों, इसको पहले जिसने सॉल्व करना है वीडियो स्टॉप करे, सॉल्व करे, हम बढ़ते हैं इसकी ओर, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। ओवर 40% ऑफ टीचिंग पोस्ट इन IIT इज वेकेंट। प्री और मेंस का दोनों का कंटेक्स्ट है। प्री के अंदर आपको IIT काउंसिल के बारे में पूछा जा सकता है, मेंस के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि टीचिंग है ना हमारी, या फिर आपको ब्रेन ड्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि इंडिया के अंदर ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है, तो बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो भाई इंडिया के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं। या फिर आपको जो वीकर सेक्शन है उसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना, इन एजुकेशन, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो बहुत सी पोस्ट खाली है, और स्पेशली जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी पोस्ट भी बहुत खाली है। तो रिसेंटली क्या हुआ, 40% पोस्ट इन ऑल 23 IITs आर वेकेंट, ठीक है, ये बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन लोकसभा। स्टेटस क्या है, स्टेटस है देखो 4370 पोस्ट वेकेंट है, और इसके अंदर जो ओल्डर की अगर बात करूं धनबाद के अंदर है ज़्यादा, दूसरा है फॉलोड बाय IIT खड़गपुर, ठीक है जी। दिल्ली के अंदर कम है लेकिन वेकेंट, लेकिन दिल्ली के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेकेंट है। रिजर्व कैटेगरीज के अंदर अगर हम जो फार्मूला है वो क्या कहता है, SC ST OBC EWS, इनकी 7.5 15 27 10 इतनी % होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 59.5% यहाँ पे इनको पोस्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जो ओनली 12%
स्टाफ फ्रॉम SC ST OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो सिर्फ बहुत ही कम है। एक आधी स्टेटमेंट बस ये याद रखनी, थोड़ा सा आपने मेंस के अंदर कोट भी तो करना है भाई, कितनी पोस्ट वेकेंट है, क्या है इसका इम्पैक्ट। डेफिनेटली अगर पोस्ट वेकेंट है तो बच्चे की एजुकेशन के ऊपर भी बढ़ता है ना। सिमिलरली अगर रिजर्व कैटेगरी से पोस्ट खाली है तो उनका जो राइट है वो भी जाता है। तो इसके बाद में पार्लियामेंट में बोला गया कि भाई हम जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट का जो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया है वो है फ्लेक्सिबल कैडर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कितने हैं रखने, वहाँ पे फिक्स नहीं रख, एसोसिएट प्रोफेसर कितने रखने, उसके ऊपर नहीं, ओवरऑल लेवल के ऊपर यहाँ पे बना दिया, जिसकी वजह से रिजर्वेशन भी पूरी अप्लाई हो नहीं पा रही। ठीक है जी। इसके अलावा IIT काउंसिल क्या है, हेडेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है। एंड उसके अलावा डायरेक्टर ऑफ ऑल IIT, चेयर्स ऑफ ईच IIT, बोर्ड ऑफ गवर्नर। ठीक है जी। एपेक्स बॉडी है जो डिसीजन मेकिंग करती है, तो यहाँ पे एडवाइस करती है एडमिशन स्टैंडर्ड, ड्यूरेशन, कोर्सेज, ये वो सारे के ऊपर। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू IITs। IITs आर ऑटोनोमस पब्लिक टेक्निकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंडियाज फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेटअप इन 1847 and known as Thomson College of Engineering. Then IIT Council is a apex decision making body headed by a person among the directors of IITs. 1 and 2, 2 and 3, 3 all of the above. चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमने निकाल दी। जब थर्ड स्टेटमेंट निकालते हो तो आपका आंसर एक ही बचता है। अब ये वाली जो है थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो क्या ये हमें याद करनी है, या हम सोच सकते हैं भाई ऐसे भी इंफॉर्मेशन हमें याद करनी है। जब IITs यहाँ पे इसके ऊपर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे जेनेसिस है, वहाँ पे ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखी हुई है, जवाहरलाल नेहरू से लेके है ना कैसे कैसे ये पूरी बनी। तो क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने लिखी है तो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और यही स्टेटमेंट, इसके अलावा आपको कुछ वहाँ पर बहुत जाना जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहले सॉल्व करना है, स्टॉप करो वीडियो, अदरवाइज बढ़ते हैं। इंडिया mRNA वैक्सीन लाइकली बाय अप्रैल। दोस्तों वैक्सीन के ऊपर अगर किसी स्टूडेंट ने डिटेल के अंदर कितने टाइप की वैक्सीन है, उनका बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, ये सारा पढ़ना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वहाँ पे रिवीजन सीरीज जो लास्ट टाइम मैंने प्री से पहले ली थी, रिवीजन सीरीज के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर हैं 2-3, उनके अंदर आप जो आई थिंक फर्स्ट लेक्चर है वो पूरा आप देख रहे हैं, वो ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप गैदर नहीं कर पाओगे। ठीक है। और आपका कंसेप्ट जो बेसिक है वैक्सीन के रिगार्डिंग वो A to Z क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया बोल रहा है mRNA वैक्सीन जो है लाइकली बाय अप्रैल। देखो बहुत सी टाइप की वैक्सीन आई यहाँ पे, आप इनएक्टिवेटेड जो, जैसे वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के अंदर क्या है कि कुछ हम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं और हमारी बॉडी रिस्पांस के अंदर एंटीबॉडीज बनाती है ना। अब ये एंटीजन लाइव भी हो सकता है, लाइव एटीन्यूटेड हो सकता है, मतलब थोड़ा सा वीकेंड है ना, वीक भी हो सकता है, जैसे आपने वीक वायरस डाल दिया बॉडी के अंदर। अब अगर मान लीजिए जैसे कोरोना हुआ, वो तो लाइव है, बॉडी के अंदर गया, बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हो सकता है इतनी स्ट्रांग ना हो और उसकी वजह से हमें कोरोना हो जाए। ठीक है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी ना बना पाए। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा वीक करके बेच दें तो हमारी बॉडी के चांसेस है कि वो ज़्यादा बना सकती है एंटीबॉडीज, है ना, हमें कोरोना नहीं हो सकता। इससे भी ज़्यादा है कि आप इनएक्टिवेटेड बिल्कुल किल्ड वर्जन जो है, ठीक है, वो डाल दो, तो वो तो वैसे डेड है, तो बॉडी रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडीज बनाएगी, वो बेसिकली बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा बहुत नंबर से। ये सारे वर्जन है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा रिस्क है। मतलब जैसे आप ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर स्टडी करते हो, कल्चर करते हो, उसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह फैल जाए। और दूसरा भी जैसे इनएक्टिवेटेड है तो ये इतना मल्टीप्लाई नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा जो इम्यूनिटी आ भी नहीं पाती और इसको डिफ़िकल्ट है बनाना। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है, हमने मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन डाला कैप्सूल के अंदर, है ना, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने इसके रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन जो हमारे अगर नॉर्मल प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या है, बेसिकली स्पाइक क्या है, प्रोटीन है। तो स्पाइक को देख के हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। अगर मैं इसका सीक्वेंस पता कर लूं तो कंप्यूटर मॉडल से भी बन जाते हैं सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस पता कर लिया आरएनए का, तो अगर हम आरएनए ही बॉडी के अंदर डाल दें, ठीक है, लिपिड कवरिंग के साथ,
आरएनए बॉडी के अंदर डाला तो यहाँ पे आरएनए क्या बनाएगा, बॉडी के अंदर जाके प्रोटीन बनाएगा, स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। अब इन स्पाइक प्रोटीन को देख के बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। सो बेसिकली एमआरएनए वैक्सीन है क्या, यहाँ पे तो हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन डाल के बॉडी के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक स्टेप पहले चले गए, मतलब ये वाला जो स्टेप है हमारी बॉडी के अंदर जाके होता है। डीएनए वैक्सीन के अंदर हम यहाँ पे पोर्शन डालते हैं, वो ये प्रोसेस दोबारा वहाँ पे होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इसका फायदा क्या है कि आप मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से जो आरएनए उसको अरेंज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जो जैसे मान लो यहाँ पे बैठे आप यूएस के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और इसको बनाया जा सकता है, लेकिन जो वैसे एजेंट डायरेक्टली डालते हैं उसके अंदर डिफिकल्टी रहती है। इसका एक नुकसान भी है, ज़्यादातर ये जो है सब जीरो टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए अगर आप देखोगे जो डेवलप कंट्री के अंदर है जैसे यूरोप वगैरह, वहाँ पे ये जो एमआरएनए वैक्सीन ज़्यादा चलती है। लेकिन अभी जो रिसेंटली इंडिया के अंदर बन रही है उन्होंने बोला कि आप इसको ऊपर वाले टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, करंटली सेकंड एंड थर्ड ट्रायल के अंदर है, जो अपनी पुणे बेस्ड जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल इसने बनाई है, ठीक है। तो अभी ट्रायल चल रहे हैं, देखते हैं उसके बाद अप्रूव होती है कि क्या होता है। इसके अलावा लिमिटेशन क्या है, आपको बोल दिया मैंने, सब जीरो कंडीशंस वहाँ पे, लेकिन इन्होंने बोला कि इसको आप इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर जैसे इतना लो टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, डिफिकल्ट रहता है, और इतनी हमारे फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो इन्होंने बोला कि इसको इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन वो जब आएगी क्या एक्चुअल के अंदर ऐसा होता है, अभी इन्होंने क्लेम किया है, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement in context to mRNA vaccine. To trigger an immune response, mRNA vaccine put weakened or inactivated germ into our bodies. Second है, these vaccine teach our cells how to make protein that will trigger an immune response inside our body. Third है, they are relatively easy to manufacture. ठीक है जी। अब तीनों पॉइंट ही हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको आनी नहीं चाहिए। कंपैरिजन जो है वो उस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, कोई 40-45 मिनट की आई थिंक वीडियो होगी, वो आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। सो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट, ओके। तो यहाँ पे ट्रू ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स एमआरएनए वैक्सीन पुट वीकेंड और इनएक्टिवेटेड, ये तो अलग है, इसके अंदर तो हम डाल ही एमआरएनए रहे, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट अब दोबारा यहाँ पे जिन्होंने अभी टॉपिक ये पढ़ा हुआ है वहाँ पे सॉल्व कीजिए, अदरवाइज हम इसके ऊपर चलते हैं। स्पेस एक्स सैटेलाइट फॉलिंग ऑफ ऑर्बिट आफ्टर सोलर स्टॉर्म। अब चलो यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं पहले डिटेल के अंदर, ओके। पहले सन की बात करते हैं। सन के अंदर हमें पता है दोस्तों कि अलग अलग लेयर्स हैं, इनर लेयर है, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर है, कोरोना है ना, आउटर लेयर। अब यहाँ पे जो कोरोना है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ये साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों। नासा ने बोला था कि यहाँ पे अंदर से जो हीट बॉम्ब जो हैं वो जनरेट होते हैं कोर से और बाहर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोना का टेम्परेचर बहुत हाई है। अब सन के अंदर भी हमें पता है फ्यूजन होती है ना, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लेके हीलियम वगैरह ये काफ़ी जनरेट होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। सो चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लेके ये, क्योंकि अब उसके अंदर रिएक्शन हो रही है ना, तो ये जनरेट होते हैं और बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। जब ये कोरोना के पास आते हैं तो ये इतनी तेज स्पीड से मूव करते हैं कि जो सन की ग्रेविटी है उसको क्रॉस कर जाते हैं और फिर एस्केप कर जाते हैं सन से, और जो सन की ग्रेविटी और अर्थ के ऊपर आते हैं। अब अर्थ के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अदरवाइज तो बहुत सी रेडिएशन सन से निकलती है भाई, ये तो हमें हमारे स्किन से लेके है ना ह्यूमन हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से हमें, अगर आप देखोगे पोलर एरिया के अंदर ऑरोरास दिखते हैं। ऑरोरास के ऊपर अगर आपने वीडियो देखनी है तो अपने स्लीपी क्लासेस के चैनल के ऊपर जाना, वहाँ पे DND वाला जो डाउनलोड पोर्शन के अंदर DND होगा, उसके अंदर इंडेक्स वाला एक वहाँ पे होगा, इंडेक्स को आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपने कंट्रोल F करके अरोरास टाइप करना है, आपको सीधा बता देगा कौन सी डेट को इसके ऊपर डिस्क्रीट अरोरास ऑफ मार्स, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया था कैसे बनती है। अब चलो ये तो हो गया कि वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। अब सन की जो सन साइकिल है अराउंड 11 साल का है ना, उसके बाद वहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है। सन के जो फोटोस्फेयर है वहाँ पे जो कूलर, अगर आप ये देखोगे कुछ पोर्शन जो है वहाँ पे जिसका टेम्परेचर बाकी एरिया से लो होता है उसको बोलते हैं सन स्पॉट।
अब ये कूल होते हैं क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जो इनर अंदर से हीट आ रही है, अंदर से हीट बाहर को आ रही है, उसको ये बाहर नहीं निकलने देते, उसको दबा के रखते हैं ये सनस्पॉट। लेकिन जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है रीऑर्गेनाइज होती है, एंटेंगल होती है, तब एकदम से एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सन फ्लेयर। अब ये अगर बबल रेडिएशन की फॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सन स्पॉट के हिसाब से यहाँ पे एनर्जी वगैरह रिलीज होती रहती है। अब ये जब अर्थ के ऊपर आती है ना, अब स्पेस के थ्रू आएगी, मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर घूम रहा है, अब ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो सोलर स्टॉर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हो सकता है कि कोई सैटेलाइट है उसके अंदर जैसे आए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते सैटेलाइट आपका डेड हो जाए। एस्ट्रोनॉट है, उसकी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे प्रोटेक्शन इसके हिसाब से भी रखनी पड़ती है। अर्थ के ऊपर है, आपके ग्रिड है ना, आपका जीपीएस सिस्टम है, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग एरिया के अंदर इनका इम्पैक्ट रहता है। लॉन्ग केबल्स हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए शॉर्ट केबल अगर आप देखोगे हाई लैटिट्यूड एरिया के अंदर यूएस वगैरह ये काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो लो लैटिट्यूड है जैसे न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे भी ये इम्पैक्ट थोड़ा सा एक बार देखने को मिला था। तो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से ये इम्पैक्ट करता है। तो ये था सोलर स्टॉर्म। तो जब ये अर्थ के ऊपर आता है तो इसको इसीलिए जो जियो के नाम से जाना जाता है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो अब ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टारलिंक है, ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट है बेसिकली। अब चलो इतना समझ आ गया, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और टॉपिक, दोनों को बाद में रिलेट करता हूँ। इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट की बात हुई, स्पेस एक्स ने भी अपना प्रोजेक्ट निकाला स्टारलिंक। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, ये अर्थ है तो यहाँ पे मैंने पहले भी काफ़ी बार इसके ऊपर लेक्चर लिया है, इवन करंट अफेयर के अंदर भी। तो हम ऐसे एरिया के अंदर भी इंटरनेट देना चाहते हैं जहाँ पे केबल वगैरह पहुँचती नहीं है, कुछ ऐसा एरिया डिफ़िकल्ट एरियाज है। दूसरा, हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। अब ये मान लीजिए हायर अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पे ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। यहाँ से जब सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो ये अराउंड 1/3 अर्थ का एरिया कवर कर देगा। मतलब मैं अगर एस्टिमेट लगाऊं कि इस एंगल इस साइड के ऊपर हमने लगाया अराउंड 1/3 अर्थ का एरिया कवर करता है, तो यहाँ पे अगर मैं सैटेलाइट लगाऊं तो मुझे 3 सैटेलाइट की ज़रूरत है, ये पूरा अर्थ को कवर कर देंगे, है ना, पूरा अर्थ को कवर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा अर्थ के ऊपर अपना इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी टाइम, है ना भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सिग्नल पहुँचने के लिए, तो वो लेटेंसी वो आ जाएगी, तो हमें सिग्नल वगैरह तो इतना वो फास्ट स्पीड होगी नहीं। लेकिन ये तो हो गया नेगेटिव टाइम का। पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ सैटेलाइट है वो आपके कम लगाने पड़ेंगे और लार्जर एरिया कवर करेगा। लेकिन इसका तो कमर्शियल पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ, है ना, फिर वही वो इससे अच्छा दूसरा ही है। तो दूसरा ऑप्शन है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट लगाएं। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बहुत तेज़ी से सैटेलाइट घूमता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब इसका जो फुटप्रिंट है अगर आप देखोगे ये जितनी पास है ये स्मॉल होगा। जैसे ये एक दीवार है, यहाँ पे आपने एक टॉर्च रखी तो ये टॉर्च इतनी लाइट देगी, है ना, दीवार के ऊपर आप घर में करके देख सकते हो। यहाँ पे टॉर्च रखोगे तो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली जितना पास होगा अर्थ के सैटेलाइट, उसका एरिया वो अर्थ का बहुत ही कम कवर करेगा। मतलब आपको बहुत नंबर ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करने पड़ेंगे। सो हाई नंबर ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च करने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे कॉस्ट तो आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉजिटिव क्या है, स्पीड जो है वो अपने प्रॉपर मिलेगी, वो टाइम से जो है लेटेंसी वो कम हो जाएगी। तो ये इसके बेनिफिट है। अब बहुत सी कंपनियों ने ये स्टार्ट कर दिया, बहुत से सैटेलाइट जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई रात को इतनी लाइट चमके आसमान के अंदर, हमें रात दिखाई ना दे, है ना, मतलब रात तो वैसे भी दिखाई नहीं देती, मतलब हमें कुछ रात को भी दिन जैसा माहौल लगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो सोलर स्टॉर्म का इम्पैक्ट हुआ और बहुत से सैटेलाइट जो हैं वो डिफंक्ट कर दिए। हालांकि इन्होंने बोला कि वो स्पेस के अंदर आएंगे, जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर नीचे को आते हैं तो वहाँ पे आपको पता है एटमॉस्फेरिक ड्रैग लगता है, जिसकी वजह से वो बर्नआउट हो जाते हैं। तो ये है दोस्तों टोटल स्टोरी। तो यहाँ पे अगर आपने प्री के कंटेक्स्ट के अंदर और देखना है, जैसे वन वेब है, उसका भी अमेजोन का, अदर गूगल का प्रोजेक्ट लून था, है ना, फेसबुक का इंटरनेट यूज़ कर रहा है ड्रोन के थ्रू। तो ये डिफरेंट यहाँ पे एफर्ट किए गए। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अकर व्हेन देयर इज वेरी एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोलर विंड इनटू स्पेस एनवायरनमेंट थ्रू सराउंडिंग अर्थ।
सेकेंड है द इम्पैक्ट ऑफ सोलर स्टॉर्म इज मोर एट लोअर लैटिट्यूड देन हायर लैटिट्यूड, देन सोलर फ्लेयर्स इम्पैक्ट अर्थ ओनली व्हेन दे अकर ऑन द साइड ऑफ सन्स फेसिंग अर्थ। 1 only, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द above। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे इसके ऊपर बात करते हैं। 1 and 3 इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट है सोलर फ्लेयर बिकॉज दे आर फोटोन। तो अगर जो अर्थ की तरफ फेस होगा, क्योंकि ये फोटोन है तो ये डायरेक्ट जो सेम उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तभी वो अर्थ के ऊपर रीच कर पाएंगे, अदरवाइज वहां पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ मोर एट लोअर, नहीं, मोर एट हायर लैटिट्यूड एंड लेस एट लोअर। अगर यूपीएससी पूछे लोअर के ऊपर हो ही नहीं सकता। न्यूजीलैंड का केस एक हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारे बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के, जो इसके अलावा कॉम्बो तीनों का है ना। तो इसके अलावा दोस्तों हमारे जो क्रैश कोर्स है जीएस का, वो भी हमारा चल रहा है प्री का, तो एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर का अलग से चल रहा है, तो आप चाहोगे तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपने 2 टॉपिक एटलीस्ट जो है वो अच्छे से समझे होंगे, जो हमारे प्री के कंटेक्स्ट के अंदर बेसिक में से भी पूछे जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।